तो अभी हम लोग NH27 को छोड़ने वाले हैं और ये अब हम लोग आ गए हैं एक कनेक्टिंग रोड पे जो हमारे होटल की तरफ जा रहा है। थोड़ा खाली सा पड़ा हुआ है रोड, थोड़ा ऑकवर्ड सा लग रहा है इस पर ट्रैवल करना, पर चलिए कोई बात नहीं, मैप तो दिखा रहा है और रोड भी सही बना हुआ है तो पहुंच ही जाएंगे होटल में। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्टार्ट कर रहे हैं एक और एक्साइटिंग डे इस ट्रिप का। दिस इज़ अवर सेकेंड डे ऑफ द ट्रिप। वैसे तो एडवाइसेबल होता है कि हम लोग जब भी दिल्ली से चलें तो सीधा गोरखपुर आके रुकें, पर हमें लखनऊ थोड़ा काम था इसीलिए हम लोग लखनऊ में रुक गए थे और लखनऊ से कल हम लोग सीधा पहुंचे हैं दरभंगा बिहार। यहाँ हमने नाइट हॉल्ट लिया है और अब हम लोग सुबह वापस से शुरू कर रहे हैं अपनी एक्साइटिंग जर्नी को। तो भगवान का नाम लेके शुरू करते हैं इस जर्नी को। जय जय श्री राधे। तो दोस्तों बात करते हैं उस शहर की जिसमें हम कल रात रुके हैं, दरभंगा। दरभंगा को ये नाम मिला है द्वारबंगा से, यानी कि डोर टू बंगाल, क्योंकि इसके बाद फिर बंगाल शुरू हो जाता है, इसीलिए इसको दरभंगा कहा जाता है। और ये बिहार का 5th लार्जेस्ट सिटी है और नॉर्थ बिहार के मिथिला रीजन में पड़ता है। ये कल्चरली बहुत एक्टिव है, मेनली ध्रुपद म्यूजिशियंस यहाँ पे बहुत हुए हैं। और इस शहर ने कुछ हस्तियाँ भी दी हैं हमको, जैसे कि इम्तियाज़ अली साहब, गोपीचंद बजाज जी, कीर्ति आज़ाद जी, ये सब लोग दरभंगा के ही रहने वाले थे। बहुत ही छोटा सा प्यारा सा शहर है। और रात में हमें जो होटल हमने लेना था वो बहुत अच्छा नहीं था जो ऑनलाइन बुक किया था, तो हमने वो छोड़ के एक और होटल ढूंढा था। उसके लिए हम शहर के अंदर से निकले थे, तो एक किसी भी पुराने शहर जैसे इसी वाइब दे रहा था। ये लोग बाग घूम रहे थे अभी, क्योंकि शादियों का सीज़न है तो लोग वेडिंग्स के लिए भी आ जा रहे थे, तो सही था हमारा स्टे, मतलब ठीक रहा। ऑल्दो यहाँ पे होटल्स के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं, थोड़े से ही हैं, पर फिर भी हमें एक स्टे के लिए जगह मिल गई थी जो कि मतलब ठीक था। एटलीस्ट हमारी रात बीत गई आराम से, हम इजीली करके और निकल गए हैं अपनी जर्नी के लिए। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी अलग लग रही थी वो थी कि पैडी अभी तक भी हार्वेस्टेड नहीं था यहाँ पे। तो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे पता लगा कि यहाँ पे पैडी साल में 3 बार होता है, ऑटम पैडी और विंटर पैडी और समर क्रॉप। तो इस साल में 3 बार पैडी लगती है। उसका मेन रीज़न ये है क्योंकि वाटर इज़ अवेलेबल इन अबंडेंस, सॉइल जो है वो बिल्कुल कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है पैडी के लिए, इसीलिए साल में 3 बार पैडी की प्रोडक्शन हो जाती है यहाँ पे। जबकि हरियाणा पंजाब में तो हम एक ही सीज़न देखते हैं इसका, है ना, जो कि जुलाई में शुरू होता है और नवंबर में आते आते दिवाली के आसपास उसके हार्वेस्टिंग हो चुका होता है। तो ये एक नई चीज़ मुझे देखने को मिली यहाँ। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग हैं बिहार के एक शहर अररिया में, और जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग निकले हुए हैं अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो एन लेके नॉर्थ ईस्ट के ट्रिप पे। तो पहले हमारा प्लान यही था कि हम लोग आज ही नॉर्थ ईस्ट में एंटर कर जाते हैं, गुवाहाटी चले जाते हैं। बट क्योंकि हम लोग रात में हमने हॉल्ट लिया था दरभंगा में और वहाँ से नॉर्थ ईस्ट के लिए जाना थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए निकलने में, तो प्लान ये है कि आज हम लोग वहां ना जाके आज हम लोग दार्जिलिंग में स्टे करेंगे। दार्जिलिंग भी बहुत अच्छी जगह है, हमारे आइटनरी पे था पहले से ही, पर हमने सोचा था कि हम दार्जिलिंग वापस आते हुए कवर करेंगे, बट थोड़ा सा हमने उसको रीशेड्यूल कर लिया है। हम लोग अब पहले दार्जिलिंग जाएंगे, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट जाएंगे। और ये जगह बहुत खूबसूरत लग रही है, आप देख रहे होंगे एकदम हरे भरे पेड़ हैं, है ना, मतलब पॉल्यूशन जीरो। ऑल्दो जब मैं यूपी में ट्रेवल कर रहा था तो वहां मुझे पोल्यूशन दिख रहा था काफी ज्यादा, बट यहाँ पे आने के बाद मतलब ये कुछ ऐसा सा सीन लग रहा है जैसा बारिश आने के बाद चंडीगढ़ में हो जाता था। वहाँ बारिशों के सीजन में हल्की हल्की ठंड शुरू हो रही होती है, जब उस टाइम पे बारिश पड़ने के बाद जब धूप निकलती है, सेम वैसा एनवायरनमेंट दिख रहा है मुझे। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, और क्योंकि वेजिटेशन इतनी बढ़िया चल रही है,
एकदम ग्रीन कलर, ब्लू स्काई, बहुत मतलब बहुत आप मतलब शायद आप कैमरे से उतने अच्छे से ना देख पाए, बट यहाँ देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, अमेजिंग व्यू है। पर एक चीज है यहाँ पे, जैसे हम लोग हरियाणा पंजाब में ट्रैवल करते हैं, हिमाचल में ट्रैवल करते हैं, उत्तराखंड में, यूपी में फॉर दैट मैटर, सब जगह पे ना खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल जाता है ना, जैसे ढाबे मिल जाएंगे, और कई जगह तो अब बहुत अच्छे अच्छे फूड जॉइंट्स भी बन गए हैं। जैसे हम लोग हरिद्वार वाली साइड जाते हैं तो वहाँ तो अच्छे खासे मतलब सब तरह का खाना मिल जाता है, जो बच्चों को, बड़ों को, सबको पसंद आ जाए। पर यहाँ पे ऐसा नहीं है, मतलब अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो आप खाने को पहले से प्लान करके चलिएगा। हम लोगों ने गलती यही करी है, हम लोग ब्रेकफास्ट हमने सोचा था रास्ते में ही कर लेंगे, बट हमें रास्ते में ऐसी कोई जगह अभी तक नहीं मिली है। मतलब सुबह के 10:30 बज गए हैं, हम लोग 7:30 बजे के आसपास निकले थे, बट हमें अभी ब्रेकफास्ट के लिए कुछ खास नहीं मिला है। भाई गजब आदमी था, 3 लड़के डिवाइडर क्रॉस करके आ रहे हैं मजे से। कमाल है यार, रोड सेंस तो मतलब है ही नहीं। और अक्रॉस बोर्ड मतलब कहीं पे भी चले जाइए आप, आपको इस तरह के फितूरबाज जरूर मिलेंगे। सो फ्रेंड्स, सुबह 7:30 के चले हुए लगभग कोई 11:15 का टाइम हो गया है, और सुबह से हमें खाने को नहीं कुछ मिला था। फाइनली वी आर एबल टू फाइंड अ प्लेस जहां हमें कुछ खाने को मिल जाएगा। ये होटल सागर फैमिली रेस्टोरेंट। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि रुकूं ना रुकूं, बट फाइनली मैंने यहाँ रुका, और रुकने के जस्ट बाद ये 5-7 गाड़ियां और लग गई हैं, फैमिलीज बैठी हैं, और खाना हमने ऑर्डर कर दिया है। एटलीस्ट पराठे वराठे भी मिल जाएंगे यहाँ पे, तो लेट्स सी टेस्ट क्या होता है। बट जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं ना, टेस्ट से ज्यादा अवेलेबिलिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि भैया मिल तो जाए कुछ। सो फाइनली मिल गया है, और टेस्ट वाइज भी मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ पे अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि बहुत बुरा हो। पर लोकेशन जबरदस्त है, मतलब वेदर भी बहुत अच्छा है, वेदर वाइज भी सही है, और लोकेशन तो यार मतलब सब है ना, पॉजिटिव सी वाइब्स हैं, क्योंकि एक तो पोल्यूशन फ्री है। हम लोगों को तो आदत ही नहीं रही है कि पोल्यूशन फ्री हवा में सांस ले लें, बट फिर भी ठीक है, यहाँ आके अच्छा सा फील हो रहा है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर और देखते हैं क्या मिलता है। अच्छा, ये सौंफ देखिए आप, लाल रंग की रोस्टेड सौंफ। ये मतलब टेस्ट में तो मोरलेस जो अपने को वो जो रोस्टेड सौंफ थोड़ा ग्रीन कलर में मिलती है, सिमिलर ही थी, हल्का सा मीठा था, पर ये कलर बड़ा अलग लगा मुझे। तो एनीवेज हम लोगों ने यहाँ पराठे खाए, बढ़िया पराठे थे, मज़ा आ गया, पेट भर गया, और अब अपन लोग अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखते हैं अपने को आगे चल के कैसा रास्ता मिलता है, क्या मिलता है। दोस्तों, इस वक्त हम लोग हैं NH 327 पे, जो कि अररिया से होके जाता है और सिलीगुड़ी तक। रास्ता बहुत अच्छा बना हुआ है, 93 किलोमीटर्स का रोड बहुत शानदार बना हुआ है, गाड़ी एकदम बढ़िया चल रही है। और इस रास्ते में ना एक और मज़ेदार चीज़ है कि ये एक पॉइंट पे आके ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे आपके एक साइड पे नेपाल है और एक साइड पे बांग्लादेश है। एक छोटा सा गलियारा बना हुआ है जो कि इंडिया का है, उसमें से हम लोग निकलते हैं और उसको बोला जाता है एंट्री टू नॉर्थ ईस्ट। वहाँ से हम लोग सिलीगुड़ी पहुँचते हैं, सिलीगुड़ी से फिर हम आगे गुवाहाटी, असम, अरुणाचल, मेघालय, सब जगह के लिए रास्ता जाता है। ये देखिए दोस्तों, जहाँ हम इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं, ठाकुरगंज से पानी टंकी के लिए रास्ता है, 28 किलोमीटर्स का रास्ता है। और इस पॉइंट पे एक साइड पे हमारे यानी कि लेफ़्ट साइड पे हमारे नेपाल है और राइट साइड पे बांग्लादेश है, और दोनों के बीच में केवल 45 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, और वो 45 किलोमीटर्स का एरिया इंडिया का है। अभी तक तो रास्ता बहुत शानदार है,
आगे चल के देखते हैं अपने को क्या रोड कंडीशंस मिलती हैं। मैंने सुना तो है कि बिहार टू बंगाल थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। ये अब हम लोग बंगाल एंटर कर रहे हैं। है भाई, डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मतलब बिहार बिल्कुल जहाँ पे बैरियर लगा हुआ था ना, वहाँ तक रोड बिल्कुल सही चल रहा था। सडनली बंगाल एंटर करते ही ना इतने बड़े बड़े पॉट होल्स हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा कि सड़क है कि गड्ढे हैं, गड्ढे हैं कि सड़क है। मतलब यार इतने पॉट होल्स, वो भी मतलब मेन कनेक्टिंग रोड जो 2 स्टेट्स को कनेक्ट कर रहा है। ये गाड़ी देख रहे हो आप, ये टेढ़ी मेढ़ी होती हुई क्यों आ रही है? उसका सिंपल रीज़न है कि गड्ढे इतने। ये भाई ओए ओए भाई, पता नहीं ये मतलब ये पूरी सड़क ऐसी मिलने वाली है क्या? पूरी ऐसी सड़क है तब तो बहुत मुश्किल है, पर ऐसा लग नहीं रहा मुझे, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता यार। मतलब 2 स्टेट्स को कनेक्ट करने वाला रोड इस हालत में इतने गड्ढों के साथ, कुछ और रीज़न होगा, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। पर ये बड़े खतरनाक गड्ढे हैं, मतलब गाड़ी चल ही नहीं पा रही है, बिल्कुल धीरे धीरे निकालनी पड़ रही है। और ऐसा नहीं है कि कोई है ना, मतलब ऐसा रोड हो कि इस पर ट्रैफिक नहीं आता, कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक भी बराबर चल रहा है, सब आ रहे हैं जा रहे हैं, और घर भी हैं, दुकानें भी हैं, सब कुछ है। तब भी ये मतलब इतना टूटा हुआ रोड होने का मुझे रीज़न नहीं समझ में आ पा रहा। भाई 20-22 किलोमीटर हो गए हैं और रोड अभी तक तो ऐसा ही चल रहा है, टूटा फूटा सा यार। अच्छा, लगभग 30 किलोमीटर टूटे हुए रोड पे चलने के बाद ना अपने को ये रोड मिल गया बढ़िया। सिंगल रोड है पर बढ़िया रोड है, और साइड पे एकदम लश ग्रीन है। ऐसा लग रहा है कि ना कोई टी गार्डन होंगे आसपास में। वैसे भी दार्जिलिंग अपनी चाय के लिए बहुत फेमस है। आगे कोई टी गार्डन मिलता है ना तो उसके अंदर जाके देखते हैं। फाइनली अपने को ये 4 लेन रोड मिल गया है, और अब हम लोग बागडोगरा से सिलीगुड़ी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है यार, अब कम से कम रोड तो मिल गया, और वेदर बहुत प्लेजेंट है। दोस्तों, अभी तक आपने देखे होंगे टी बैग्स, अब हम आपको दिखाते हैं टी बाग्स। क्या बात है भाई साहब, मतलब बहुत अच्छे लगते हैं ना ये टी गार्डन्स देख के, एकदम लश ग्रीन, बहुत ही प्यारे लगते हैं। मतलब मन करता है यहीं पे खड़े रहें, यहीं इनको देखते रहें। तो टी गार्डन्स में एक अच्छा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं वापस से अपनी जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए दार्जिलिंग के लिए। तो आइए दोस्तों, आगे चल के देखते हैं रास्ता कैसा मिलता है। ब्रेथ टेकिंग तो नज़ारे देख रहे हो भाई साहब। अभी हम लोग हैं NH 110 पे, ओल्ड NH 55 जो ये रोड होता था दार्जिलिंग का, पहले मेन रोड यही होता था, अभी तो अलग रूट बन गया है। बहुत ही गजब रोड बना हुआ है, बहुत ही गजब। मतलब अब देखो ना, घने जंगल, पहाड़, और अभी पीछे जो आपने व्यूज देखे जिसमें रेलवे लाइन भी बीच में से निकल रही है, मतलब ओह क्या बात है ना। और ये रेलवे लाइन तो अलग ही कलाकारी है। अगर हमें इसकी टिकट विकट मिल पाई या कुछ ऐसा हो पाया तो हम लोग इसको जरूर ट्राई करेंगे अगर चलती होगी तो। पर मतलब देखिए कितने बढ़िया नज़ारे हैं ये तो। अरे यार, कंस्ट्रक्शन आ गई बीच में। स्कॉर्पियो एन वाले एक दूसरे को देख ही लेते हैं एक बार। और पेड़ देखिए आप, मतलब इसकी जटाएं, ओ क्या बात है, क्या बात है। लश ग्रीन पहाड़,
ये देखिए, ये पटरी जिसकी हम बात कर रहे थे ना, कमाल के नज़ारे हैं ना। मतलब वैसे नेचर ने भी ना अपने देश को एक वरदान ही दे रखा है। हर चीज़ है यहाँ, पेड़ पहाड़, पानी, समुद्र, नदियाँ, डेजर्ट, सब कुछ है। और ये जिस एरिया में इस वक्त हम लोग हैं ना, जो दार्जिलिंग वाला रोड है, यहाँ एकदम लश ग्रीन पहाड़ है। मतलब दिल खुश हो जाता है। कोई बीमारी अगर हो भी ना तो वो भी यहाँ आते ही अपने आप दूर हो जाए। इतना क्लीन वेदर, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट, मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे इस ट्रिप पे ना। तो गाइस अभी हम दार्जिलिंग पहुंचने ही वाले थे। होप्स आ गई थी कि अब हम पहुंच ही जाएंगे फाइनली, बट हम यहाँ जाम में फंस गए। और जाम भी मतलब खतरनाक वाला जाम है। मतलब ऐसा भयंकर जाम है, लगभग कोई हमें कितना है, दो घंटे तो हो गए होंगे खड़े हुए। 2 घंटे के आसपास हो गए हमें यहाँ खड़े हुए। पूरा ट्रैफिक एकदम बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे है। 1 इंच भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ी है। ये एक कुछ गाड़ियां सामने से आई हैं, थोड़ा सा होप बन रहा है कि शायद रास्ता खुल रहा है। एंड आज यहाँ कोई देयर इज अ पॉलिटिकल रैली समथिंग, उस वजह से ट्रैफिक थोड़ा सा कहीं कहीं पे रुकवा रखा है। और हिल्स में रहता भी है ना, ट्रैफिक की थोड़ी सी समस्या हो जाती है अगर थोड़ा सा भी 19-21 हो जाए। ऑल इन ऑल वेदर बहुत अच्छा है। इस टाइम पे 20 डिग्रीज टेम्परेचर है और हल्के हल्के बादल आए हुए हैं, बट बारिश तो नहीं लगता मुझे होगी। वेदर अच्छा रहने वाला है। जैम खुला है बट ट्रैफिक स्लो मूविंग है, धीरे धीरे चलता हुआ आगे जा रहा है। और साथ में हमारे रेल की पटरी है, गाड़ियां रेल की पटरी पे भी चल रही हैं। बट एक चीज है, यहाँ पे लोगों ने काफी है ना पेशेंस दिखाया और ट्रैफिक एक लाइन में ही रहा। तो गाइस फाइनली लगभग 10 घंटे की ड्राइव करके हम लोग पहुंच गए हैं यहाँ दार्जिलिंग में। और होटल हमने क्योंकि बुक कर ही दिया था रास्ते में, तो सीधा आके चेक इन किया है। तो आइए मैं आपको होटल का एक रूम टूर दे देता हूँ। तो कोजी सा बेड है, बेड पे गुन्नू है जो पहले ही पहुँच गई है यहाँ। एक यहाँ पे हमने सारा लगेज सजा दिया अपना। बेसिकली एक साइड बेड है, उसके लिए वो कह रहे हैं मैट्रेस वैट्रेस अगर चाहिए हो तो हम अपने को एक बेडिंग अरेंज करा देंगे साथ में। और ये सिटिंग एरिया है, ये ऑफिस डेस्क है, एक टीवी दे रखा है जिस पे आप लोग सब फैमिली वाला ट्रैवलर का चैनल देख सकते हैं। एंड देयर इज अ मिनी बार, कॉफ़ी, टी, वाटर बॉटल्स एंड सम स्नैक्स, ये सब है। और बाथरूम का भी आपको एक टूर दे देता हूँ। सही सा बाथरूम है, तैयार होने में आसानी रहेगी। ठीक, क्लीन तो ऑब्वियसली होना ही था। और ऑल्दो मैंने जो रूम बुक किया था वो एक डिलक्स कैटेगरी का बुक किया था, बट दे वर जनरस इनफ, कर्टियस इनफ कि इन्होंने अपने को ये रूम साथ में अपग्रेड करके दे दिया। अपने को अभी मिला है ये विद बालकनी। बाहर अभी ठंड है, बाहर जाऊंगा नहीं मैं। बट एनीवेज ऑल इन ऑल रूम इज़ गुड। आई थिंक हमारा स्टे जो दरभंगा में रहा था वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो गया था। मतलब उसमें होटल वाले की भी गलती नहीं है, वहाँ जितने अमेनिटीज़ अवेलेबल हैं उस हिसाब से उन्होंने जो कर सकते थे किया। बट दैट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, तो जैसा था वैसा ही रहना था। तो एनीवेज उसका सारा का सारा जो दर्द था वो यहाँ आके मिट गया है, बिकॉज इन्होंने बहुत बढ़िया रूम दे दिया हमें और बिल्कुल रोड के ऊपर है। ये देखिए, ये नज़ारा है दार्जिलिंग का।
मेरे सामने देख रहे होंगे तो क्लॉक टावर है और ये बिल्कुल क्लॉक टावर के पास में है। नीचे मार्केट है। अभी हम लोग जाते हैं मार्केट की तरफ और देखते हैं कुछ खाने पीने का और फिर मिलते हैं आपसे जर्नी को कंटिन्यू करते हुए। तो गाइस आज का ब्लॉग मैं अभी यहीं एंड करता हूँ। बस थके हुए भी बहुत हैं और कल के होटल की थकावट ज़्यादा है ट्रैवल से ज़्यादा। ट्रैवल को तो अपन एंजॉय कर रहे थे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में घूमते हुए इसी ट्रिप पे आगे। इस वक्त मैं अभी इंडिया में हूँ और ये मैं नेपाल में चला गया इस धर्म प्रचार। तो इसमें वो धर्म प्रचार की मुद्रा में बैठे हैं